Hello everyone, this is Sudesh Sahu from Life Science Tutorial, and today we are discussing about the most important topic for your CG Set and CSA NET exam. ठीक है, तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसका हम डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं लिंकेज। तो स्पेशली आज हम टोटली 4 टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जो कि इसमें से जो 3 टॉपिक है वो आपके CG सेट और CSA नेट लेवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे पेड मोड पे उनको थैंक यू वेरी मच। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो लेक्चर सीरीज। आई थिंक ये हमारा डे नंबर 8 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को। देन हम बात करेंगे सेक्स लिमिटेड एंड सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेड्स के बारे में, और उसके बाद में सबसे बड़ा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं लिंकेज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जिसको हम बोलेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले ये पॉइंट को याद कर लो, हालांकि एग्जाम में आता नहीं है, बट जो माइनर एग्जाम्स होते हैं लाइक पीजीटी एग्जाम्स हो गए, सेट एग्जाम्स हो गए, उनमें इन साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है। तो साइंटिस्ट का नाम है वॉल्टर सटन एंड थियोडर बावेरी। तो सटन एंड बावेरी ने इस थ्योरी को इन्होंने क्या किया था, प्रपोज्ड किया था, डिस्कवर किया था। कब किया था? 1902 में। क्या कहा था इन्होंने? देखना भाई, देखो दो चीजें आती है कि मेंडल ने क्या कहा था वो पहले देख लो, देन सटन एंड बावेरी क्या कहते हैं उसको हम देख लेते हैं, कोरिलेट करते हैं दोनों को। तो सबसे पहले मेंडल ने कहा कि जब दो प्लांट के बीच में हम क्रॉस कराते हैं, जैसे कि टॉल प्लांट का क्रॉस हम डॉर्फ से कराते हैं, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने वाला जो कंपोनेंट है वो कौन है? जीन है। जैसे यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? ये फैक्टर्स हैं या फिर जीन है? भाई ये फैक्टर होंगे या तो ये जीन होगा। तो मेंडल का कहना था कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो इनहेरिटेंस का यूनिट होता है वो जीन है, और जीन ही हर एक जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ऐसा कहना था मेंडल का। ठीक है, मेंडल का ना, मेंटल नहीं, मेंडल का कहना था ऐसा। बट ये जो दो साइंटिस्ट थे उन्होंने गौर किया कि अरे भाई, सिर्फ जीन एक जनरेशन से दूसरे में जाता होगा या फिर क्रोमोसोम्स जाते होंगे? बस यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट बन गया जिसको हम बोलते हैं हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये कैसे हुआ? तो सटन एंड बावेरी बोलते हैं कि नहीं भैया, सिर्फ जीन का ट्रांसफर नहीं होता बोलते हैं। तो जब जीन का ट्रांसफर नहीं होता तो किसका ट्रांसफर होता है? तो यहाँ पे वो एक्सप्लेन किया है कि चलो मान लेते हैं, एक हम पूरे फेज की बात करते हैं। ये हमारा हो गया G1 फेज, ये बात हो गई हमारी G2 फेज, ये बात हो गई हमारा मियोसिस 1, और ये हो गई बात हमारी मियोसिस 2 की। ठीक है, मियोसिस 2 के बाद टोटल नंबर ऑफ सेल बन जाएंगे 4। ठीक है, 4 गैमेट बन जाते हैं। चलो ऐसा करते हैं, मियोसिस 1 में ऐसा रखते हैं, मियोसिस 1 में दो हमारे पास क्रोमोसोम थे G1 फेज में। ठीक है, ये देखो जीन दिखा रहा हूँ, उसको समझना पहले। दो दो जीन है इनके पास, कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, यहाँ पे स्मॉल ए और स्मॉल बी है। ठीक है, अब इनका हो जाता है क्या? डुप्लीकेशन। क्या हो जाएगा? डुप्लीकेशन। G1 फेज के बाद एस फेज आएगा, एस फेज में डीएनए का नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो चलो ऐसा करता हूँ मैं कि यहाँ पे ना नंबर को डबल कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो कैपिटल ए बी 1, कैपिटल ए बी 2। ठीक है, यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं स्मॉल के लिए, मान लेते हैं इसको, यहाँ मेंशन कर लेंगे इसको, यहाँ से मेंशन करता हूँ रेड कलर से। ये देखो, ये दो जीन आ गए स्मॉल वाले। ठीक है, ये दोनों रेड वाले स्मॉल स्मॉल है, स्मॉल ए स्मॉल बी, और ये जो कैपिटल दिख रहा है आपको ब्लू कलर में, ये कैसा है? तो कैपिटल ए कैपिटल बी है। दोनों दो दो स्ट्रैंड्स हो गए, डीएनए का डुप्लीकेशन हो गया। अब डीएनए की डुप्लीकेशन ठीक है, इसमें क्या होगा? मियोसिस 1 में दो सेल सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो अलग अलग होने के लिए हम क्या करते हैं? देखो मियोसिस 1 में हम दोनों को ऐसा अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? मान लो इसमें दो कंडीशन बन सकता है। या तो ऐसा हो सकता है कि कैपिटल ए कैपिटल बी यहाँ है और यहाँ सेम है, मान लो कैपिटल ए
कैपिटल बी है, नो सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन नहीं भी होगा तो भी है। चलो यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर रेड कलर का जीन आया है। अच्छा, इसको रेड कलर में मेंशन कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये क्या है हमारा भाई, तो ये स्मॉल ए स्मॉल बी वाला है, ये ऐसा रखते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी रखते हैं, ये हो गया जीन। अब जब म्यूसिस 2 में जब हम जाएंगे तो ये नंबर ऑफ सेल बनाते हैं, है ना, ये क्या बनाएंगे, नंबर ऑफ सेल बनाएंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ सेल में ऐसा हो सकता है कि एक सेल के पास प्योर कैपिटल ए और कैपिटल बी हो। चलो रेड वाले पहले बना लेते हैं, इसके पास प्योर स्मॉल ए स्मॉल बी है। ठीक है, ऊपर वाले के पास प्योर क्या है, प्योर कैपिटल ए है और कैपिटल बी है, मतलब ये वाला है और ये वाला है, चले गया। अभी जो बीच में आ रहा है ये वाला सेकेंड नंबर और ये हमारा थर्ड नंबर जो है, उसमें मान लेते हैं क्रॉस हो गया, सेग्रीगेशन हो गया। और सेग्रीगेशन होने के कारण, मतलब जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्रॉसिंग ओवर होने के कारण उसमें रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो ऐसा मान के चलते हैं कि ब्लू का हाफ स्ट्रैंड इधर है और ब्लू का हाफ स्ट्रैंड इधर है। सेम वैसे ही, अच्छा ब्लू कौन है, तो कैपिटल ए है, ये कौन है, कैपिटल बी है। अब रेड कलर आधा पोर्शन आ गया है, चलो ये रेड कलर यहाँ डाल देता हूँ मैं, ये हो जाएगा स्मॉल बी इधर, स्मॉल ए इधर हो गया। ठीक है, तो देखो फर्स्ट सेल ये है मान लो, सेकेंड सेल ये बन गया, थर्ड नंबर ऑफ सेल ये हो गया, फोर्थ नंबर ऑफ सेल ये हो गया। फोर्थ सेल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ने क्या किया है, वहाँ पे सेग्रीगेशन किया है। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे क्रोमोसोम का मूवमेंट होगा वैसे वैसे ही जीन का भी मूवमेंट होगा। दैट मीन्स जिस क्रोमोसोम में जो जीन होगा, मान लो चलो कोई प्रोजेनी बना, उस प्रोजेनी बनने में मान लो ये वाला जीन पार्टिसिपेट कर रहा है, स्मॉल ए और स्मॉल बी वाला, ना तो कैपिटल वाला है ना तो हेट्रोजाइगस वाला है। दैट मीन्स इस नेक्स्ट जनरेशन में, ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन है मान लो, तो नेक्स्ट जनरेशन में वही जाएगा जो उस क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। जो उस क्रोमोसोम में प्रेजेंट नहीं है, लाइक कैपिटल ए कैपिटल बी, ये नहीं है इसमें, तो वो सेग्रीगेट नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि इन्होंने कहा कि अरे काका, सिर्फ जीन जो है एक जनरेशन से दूसरे में नहीं जाते, बल्कि क्रोमोसोम जो है वो हर जनरेशन को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, इनहेरिटेंस करते हैं। और जब क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है तो जो क्रोमोसोम उसको, उस क्रोमोसोम में जो जीन्स होंगे वो भी क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोलता है, नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब जैसा क्रोमोसोम का बिहेवियर है सेम पैरेलल बिहेवियर है आपके किसका, जीन का। मतलब जीन जाएगा, मतलब ये कि क्रोमोसोम भी वहाँ पे मूव कर रहा है, और जो क्रोमोसोम जा रहा है वही उसके जीन जाएंगे। जैसे कि ये फोर्थ नंबर का क्रोमोसोम यहाँ आया तो स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ आया। यदि फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम आता तो कैपिटल ए और कैपिटल बी जो है वो सेग्रीगेट होते। मतलब ये कंप्लीटली डिपेंड करता है क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्रोमोसोम का पेयरिंग और सेग्रीगेशन, क्रोमोसोम का मिलना और अलग होना, ये पूरा का पूरा सेम होता है जैसे कि फैक्टर के बारे में। और जब जब क्रोमोसोम का पेयरिंग और सेग्रीगेशन होगा वैसे वैसे ही सेग्रीगेशन होगा किसका, पेयर ऑफ फैक्टर का, जीन का। फैक्टर मतलब क्या होता है, जीन होता है। मतलब मैं तो ये बोलूँगा मेरे पास 4 क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या हैं, जीन है। तो 4 में से यदि एक क्रोमोसोम मेरे नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है तो उस क्रोमोसोम में जो जीन होंगे वो भी जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है क्या, पैरेलल वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे नोट करके पहले से रखा है, क्योंकि इस थ्योरी में ये 3 पॉइंट से मेन है। जिसमें सेकेंड पॉइंट में बोलता है कि क्रोमोसोम का बिहेवियर सेम जीन के बिहेवियर जैसा है, और जब जब क्रोमोसोम का पेयरिंग और सेग्रीगेशन होगा तब तक हमारे पेयर ऑफ फैक्टर का भी सेग्रीगेशन होगा जो वहाँ क्रोमोसोम में रहते हैं। ठीक है, तो एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे वाल्टर सटन एंड थियोडर बावेरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये तो भाई इस टाइम में यदि आप भी यहाँ होते साइंटिस्ट तो तुम भी ऐसे तरीके के चीज़ों को डिस्कवर कर लेते भाई, क्योंकि इसने नया कुछ नहीं बताया है।
बस इसने ये कह दिया है कि नहीं काका, जो तुम बोलते हो कि क्रोमोसोम में मूवमेंट हो रहा है, जीन में मूवमेंट हो रहा है, वो ऐसा नहीं है। कंप्लीट क्रोमोसोम का क्या होता है यहाँ पे, इनहेरिटेंस होता है, हेरिडिटी होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखो एक छोटा सा टॉपिक है सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। ये ट्रेट्स का स्पेलिंग गड़बड़ लिखा गया है क्या, TRAIT, ठीक है, इसको मेंशन कर लेना, ट्रेट्स। अब देखना ये जो तुम्हारा सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स है, और जो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स। ठीक है, तो लिमिटेड मतलब ये कि एक सेक्स में, मतलब मेल या फीमेल में वो प्रेजेंट होगा, तो दूसरे सेक्स में वो प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए एकदम सिंपल सा अपन मेंशन कर सकते हैं यदि आप बोले तो। चलो इसका एक डेफिनेशन मैं समझाता हूं तुमको। दिस कैरेक्टर्स आर, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन, ऐसा कैरेक्टर जो एक सेक्स में प्रेजेंट हो और दूसरे सेक्स में अब्सेंट हो, ऐसे कैरेक्टर्स को हम सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स कहेंगे। अब बोलोगे एग्जाम्पल क्या है, तो चलो एग्जाम्पल सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर हम उसके बाद डेफिनेशन देखेंगे। मान लो ये मेल है और ये फीमेल है। मेल को हम मेंशन करते हैं XY से, फीमेल को मेंशन कर देते हैं X और X से। ठीक है, चलो नीचे नोट भी कर देते हैं भाई ये कौन है, तो ये मेल है और ये जो है हमारा फीमेल का एग्जाम्पल है। देखना मेल में ऐसे दो कैरेक्टर हैं, ऐसा एक एक कैरेक्टर लेंगे, दो कैरेक्टर को यहाँ पे मेंशन करूं। एक हम मेंशन कर लेते हैं मिल्क फॉर्मेशन। ठीक है, एक हम मेंशन करते हैं मिल्क फॉर्मेशन और एक मेंशन करते हैं बियर्ड। ठीक है, तो देखो मिल्क का फॉर्मेशन जो है वो मेल में नहीं होता, होता है क्या, नहीं होता। बट बियर्ड का, मूछ दाढ़ी का जो फॉर्मेशन है वो तो होता है, तो इसको हम बोल देते हैं यस। देख लो बियर्डनेस का जीन प्रेजेंट होगा मेल में, मगर मिल्क फॉर्मेशन का जो जीन है वो फीमेल में अब्सेंट होता है और फीमेल में प्रेजेंट होता है। तो सेम यहाँ पे देखो मिल्क का फॉर्मेशन का जीन जो है यस फीमेल में प्रेजेंट होगा, मगर बियर्डनेस का जीन जो है वो क्या होगा, अब्सेंट होगा। तो अब बताओ कि मेल का सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स क्या है, तो मैं बोलूँगा बियर्डनेस। ठीक है, मुस्टैचियन डेवलपमेंट जो होता है वो है। फीमेल में लिमिटेड ट्रेट्स क्या है, तो मैं बोलूँगा मिल्क फॉर्मेशन है। यहाँ पे देखो दो एग्जाम्पल बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे तुम मेंशन कर सकते हो इसको कि दिस कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन वन सेक्स। चलो मेंशन कर दो, स्टार पॉइंट है, डेफिनेशन है, दिस कैरेक्टर्स आर, ठीक है, प्रेजेंट को ना शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, प्लस के बाद एसएनटी लिखते हैं, तो प्रेजेंट इन वन सेक्स। और यदि आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो बस इसमें सिंपल से लिखेंगे ऐसा कैरेक्टर जो एक सेक्स में लाइक मेल में प्रेजेंट होंगे और फीमेल में अब्सेंट होंगे, उनको हम बोलेंगे सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। दो एग्जांपल लिख देना, मिल्क का फॉर्मेशन, मिल्क का बनना, और बियर्ड का बनना। ठीक है, तो प्रेजेंट इन वन सेक्स एंड एब्सेंट इन अनदर सेक्स। ठीक है, एब्सेंट इन अनदर सेक्स, ऐसे कैरेक्टर्स को हम बोलेंगे सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। अब ये सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स ऐसा क्यों कि एक सेक्स में प्रेजेंट है और दूसरे में नहीं, तो सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन सेक्स हार्मोन। दैट मीन्स ऐसे कैरेक्टर जो है वो सेक्स हार्मोन से क्या होते हैं, रेगुलेट होते हैं। ठीक है, मतलब देयर एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, सेक्स हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है कि एक, जैसे फॉर एग्जांपल मेल में वही सेक्स हार्मोन अलग है और फीमेल में सेक्स हार्मोन अलग है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स हार्मोन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स उनमें अपीयर होंगे और कुछ में अपीयर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडामेंटल क्या हो गया यहाँ पे, कैरेक्टर हो गया। ठीक, तो देखो बहुत छोटा सा पॉइंट यहाँ पे आप बोल सकते हो, इसमें और कुछ नहीं है, बस इतना ही आपको याद रखना है। तो ये हमारा हो जाएगा सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। अब जो सेकंड कंडीशन आता है वो है इन्फ्लुएंस्ड। अब ये इन्फ्लुएंस ट्रेट्स क्या है भाई, तो देखो इन्फ्लुएंस होने का मतलब ये है
लिमिटेड होता तो एक सेक्स में होता और दूसरे में नहीं होता। इन्फ्लुएंस होने का मतलब है एक्सप्रेशन, एक सेक्स में इसका एक्सप्रेशन ज़्यादा और एक सेक्स में इसका एक्सप्रेशन कम। ठीक है, मतलब इसको हम बोल देंगे ऐसा जीन या कैरेक्टर, अ जीन और कैरेक्टर प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस। ठीक है, दोनों सेक्स में प्रेजेंट है, बट द परसेंटेज ऑफ एक्सप्रेशन इज मोर। ठीक है, मतलब जो उसके एक्सप्रेशन का जो परसेंटेज है वो एक सेक्स में मोर होगा, एक्सप्रेशन इज मोर इन वन सेक्स एंड लिमिटेड या फिर बोल सकते हैं लेस इन अनदर सेक्स। ठीक है, अब बोलोगे यार ये तो समझ में नहीं आ रहा, कैसे बोलना चाह रहे हो? तो आप मुझे बताओ, ऐसा कोई भी लड़की को आपने देखा है जिसमें बाल्डनेस होता है? ठीक है, बाल्डनेस मतलब देखो तो जीन्स ऑफ बाल्डनेस, और जीन्स ऑफ बाल्डनेस की बात हम कर रहे हैं, मतलब ये कि जीन्स ऑफ बाल्डनेस जो कैटेगरी हमने इसमें पुट किया है, इसको यदि मैं छत्तीसगढ़ी में बोलूं तो चंदवा बोलते हैं, है ना? या फिर जिसका बाल नहीं है, जैसे कि अब बहुत सारी मूवी आ रही है बाला, ठीक है, टकला। तो जो भी ऐसे होते हैं जिनके सर में बाल नहीं होते, उजड़े चमन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? बाल्डनेस बोलते हैं। क्या आपने एक भी ऐसे फीमेल को आपने देखा है जिसमें बाल्डनेस की प्रॉब्लम हो? तो याद रखना भाई कि बाल्डनेस की प्रॉब्लम कभी भी फीमेल को नहीं होगी, ज़्यादातर होगी किसको? मेल को। ठीक है, तो ये कैसे होगा देखना, तो देखो कंडीशन देखना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। 1 2 3, ठीक है, 3 जीन्स होंगे, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, और ये हो जाएगा स्मॉल बी स्मॉल बी। ठीक है, ये तीनों जीन्स मेल में भी प्रेजेंट है और फीमेल में भी प्रेजेंट है। चलो देखते हैं कि मेल में क्या गुल खिला रहा है और फीमेल में इसका कैसा ऑप्शन है। मतलब तुमने कहा कि एक सेक्स में ज़्यादा होगा और दूसरे सेक्स में कम, और तुमको पता है कि टकले कौन होते हैं? मेल होते हैं। मतलब ऐसा कैरेक्टर जो सिर्फ एक सेक्स में प्रेजेंट है, मतलब कि मेल में प्रेजेंट है और फीमेल में क्या है? एब्सेंट है, तो इसको अपन बोलेंगे क्या? सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेड्स बोलेंगे। ठीक है, अब देखना, यदि हमारे उस पर्सन के पास कैपिटल बी जीन है तो बाल्डनेस के चांसेस हो जाएंगे, मतलब बाल्डनेस होगा उसको। ठीक है, कैपिटल बी स्मॉल बी है तो भी क्या होगा? बाल्डनेस होगा। बस एक कंडीशन में नो बाल्डनेस, यहां नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये कंडीशन कितने हैं? 3 कंडीशंस, और उसमें से कितने कंडीशन में मेल जो है अफेक्टेड हो रहा है बाल्डनेस से? 2 कंडीशन में, ये आपका 1 कंडीशन, ये आपका 2 कंडीशन। तो 2 आउट ऑफ 3, दैट मीन्स 66% रेशियो है मेल के अफेक्ट होने का। मगर फीमेल में ऐसा नहीं होता। जब वो कैपिटल बी रहेगा, ये जीन रहेगा जब फीमेल में, तो इस कंडीशन बस में बाल्डनेस होगा। मगर इन 2 कंडीशन में, जिसमें कैपिटल बी स्मॉल बी है, इन दोनों कंडीशन में बाल्डनेस नहीं हो सकता यदि हम बात करें फीमेल का। तो भाई फीमेल को तो सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब दोनों जीन कैसे हैं? कैपिटल है। दैट मीन्स 3 ऑप्शंस में से सिर्फ एक ऑप्शन में इसको अफेक्शन हुआ है, और एक ऑप्शन में अफेक्शन हुआ है, मतलब ये 33% चांस है अफेक्ट होने का। तो ज़्यादातर जितने भी सेक्स से रिलेटेड जितने भी डिजीज होते हैं, उसमें ज़्यादातर अफेक्ट होने वाले पर्सन जो है वो मेल होते हैं, क्योंकि मेल के पास, बेचारे के पास जो जीन है उसमें वैरायटी नहीं है, बिकॉज ऑफ वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम एक तरह का लिमिटेड क्रोमोसोम हो जाता है, जिसके कारण लिमिटेशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेक्स इन्फ्लुएंस जो ट्रेड्स है, यहाँ पे आई भूल गया है ना, इसको नोट कर लेना, TRAITS।
ठीक है। तो सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेड्स जो होते हैं वो ऐसे कैरेक्टर्स हैं, ऐसे ट्रेड्स हैं जो कि दोनों में प्रेजेंट होगा, मगर एक में ज़्यादा और एक में कम प्रेजेंट होगा। एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। तो लड़के लोग ज़्यादा चंदवे होते हैं और लड़कियां कभी होते नहीं है। लड़कियों को कम चांसेस होगी और लड़कों को ज़्यादा होगा, ठीक है। आई होप कि ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। सेक्स लिमिटेड, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड। लिमिटेड इन वन सेक्स, दैट मीन्स प्रेजेंट इन वन सेक्स, एब्सेंट इन अनदर सेक्स। इन्फ्लुएंस्ड वाला दोनों में प्रेजेंट होगा, एक में ज़्यादा और एक में कम होगा। इसके एग्जाम्पल थे बियर्डनेस और एक था आपका मिल्क फॉर्मेशन। इसका एग्जाम्पल है बार्डनेस। ये तीन एग्जाम्पल और दो हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशन हमने देखे जो बार्डनेस में, उसको बहुत अच्छे से कवर कर लेना। एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसको हम कहेंगे लिंकेज, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो वर्ड आ रहा है क्या, लिंकेज क्या होता है। तो ऐसा बुक में लिखा हुआ है, कलेक्टिव इनहेरिटेंस of genes are called क्या, लिंकेज बोलता है। अब ये क्या है भाई, कलेक्टिव। कलेक्टिव मतलब हम बोल देंगे एक साथ, एक साथ होने की चांसेस जितने ज़्यादा होगी दो जीन में, वो उनका क्या कहलाएगा, लिंकेज कहलाएगा। अब बोलोगे ये तो सर समझ में आ नहीं रहा है। चले ठीक है, एक हम डीएनए बनाते हैं, ये हमारा डीएनए है। इस डीएनए में टोटल जो है 4 जीन है, ए है, बी है, सी है, डी है। अब इसमें दो लोगों बस को देखो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो जाएगा भाई, मुझे बताओ। द डिस्टेंस बिटवीन दी ए एंड बी, डिस्टेंस क्या है, सबसे ज़्यादा कम है भाई। ए और बी के बीच में डिस्टेंस कम है, मगर यदि मैं ए का कंपैरिजन किससे करूं, डी से, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है। समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा है मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, देखना। जिनके बीच में डिस्टेंस कम होगा और जिनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो कम होगा तो पहले देख लो, जैसे कि ए और बी, मान लो इसका, इस जीन का क्रॉसिंग ओवर हो गया। ये कैपिटल ए बी सी डी है, ये स्मॉल ए बी सी डी है, एलिलिक जीन है। इनके बीच में क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया। तो क्रॉसिंग ओवर होने से क्या होता है, देखो ये हमारा कैपिटल ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और यहाँ है अपना स्मॉल वाला, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। मान लो यहाँ से लिंकेज हो गया ऐसा, ये लो, मतलब ए और बी के बीच में यदि क्रॉसिंग ओवर हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो गया, ए और बी के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गया है। तो ए और बी के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ ऐसा, तो देखो ये कैपिटल ए के साथ ये लोग आ जाएंगे, स्मॉल बी सी डी। तो देखो कैपिटल ए स्मॉल बी सी डी आ गया, और इसके साथ क्या आ जाएगा, ये इधर चले जाएगा ऐसे। तो देखो स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। बताओ क्या इसमें ये लोग एक साथ हैं, मतलब कैपिटल ए और कैपिटल बी हैं क्या एक साथ, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब तक वो एक दूसरे के पास नहीं होंगे तब तक उनके एक्सप्रेशन के चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। चलो अब उसको थोड़ा सा स्लाइड कर दो। मान लेते हैं कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ से हुआ, सेंटर से हुआ, यहाँ से हो गया, ये ऐसा हो गया। ये समझ में आ रहा है, ऐसा कैसा हो गया। तो ऐसा होने का मतलब है ए और बी एक साथ है। देखो देख लो, ए और बी एक साथ है, और उसके बाद नीचे आ जाएगा स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये ऐसा नीचे आ जाएगा ऐसा, और ये ऊपर चले जाएगा। तो स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ये सेग्रीगेशन बनेगा। अब देखो चांसेस किसकी होगी, ए और बी के साथ होने की चांसेस यहाँ पे बढ़ गई। और करके देखते हैं, और आगे स्लाइड करते हैं। मान लो यहाँ से ले आओ, ऐसे ले आओ, तो कैप स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ये सेम रहेगा, और ये जो है इधर चले जाएगा कैपिटल डी के साथ। तो देखो, तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, कैपिटल डी। मतलब ये लास्ट पॉइंट में क्या हुआ है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, ठीक है।
अब भी बताओ क्या कैपिटल ए के साथ में डी है? ये देखो, कैपिटल ए के साथ डी नहीं है, स्मॉल ए के साथ में स्मॉल डी नहीं है, कैपिटल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो मान के चलिए कि जिनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा उनके बीच में लिंकेज कम होगा, जिनके बीच में डिस्टेंस कम है उनके बीच में लिंकेज क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट बनता है हमारे लिंकेज में। तो लिंकेज को यदि हमको डेफिनेशन के थ्रू समझना है तो इसको बहुत इजी तरीके से अपन बता सकते हैं, जैसे कि सिंपली हम बोलेंगे कि लिंकेज क्या है। तो ये है भैया कलेक्टिव इनहेरिटेंस ऑफ जीन, जिसको हम बोलेंगे लिंकेज। लिंकेज का कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है, साइंटिस्ट के नाम है, जिसको आपको याद करना पड़ेगा। पहली बार जो लिंकेज का टर्म है, ठीक है, लिंकेज का जो टर्म है वो दो साइंटिस्ट ने दिया था। एक का नाम था पनेट, जिसको आरसी पनेट के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो साइंटिस्ट था वो था बैटसन। दो साइंटिस्ट है, पनेट और बैटसन। ये तो हमारे साइंटिस्ट हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स में आते हैं। यदि आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें 4 फादर्स हैं टोटल। क्लासिकल जेनेटिक्स के फादर कौन है? आपका ग्रेगर जॉन मंडल है। मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर कौन है? तो मॉडर्न जेनेटिक्स का कौन है? आपका बैटसन है। उसके बाद में क्या था? मॉडर्न जेनेटिक्स हो गया, क्लासिकल जेनेटिक्स हो गया, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर कौन है? मॉर्गन है। तो भाई 4 कैटेगरी है, 4 कैटेगरी के अलग अलग क्या है, उनके लॉ है, उनके फादर है। ठीक है, तो यहाँ पे बात समझ में आती है कि पनेट और बैटसन ने पहली बार लिंकेज टर्म को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। और कौन से स्पीसीज की स्टडी की थी? तो लेथाइरस ओडोरेटस। लेथाइरस ओडोरेटस प्लांट में पनेट और बैटसन ने एक्सपेरिमेंट किया और अपने एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकाला लिंकेज के बारे में। मतलब फर्स्ट टाइम किसी ने लिंकेज के बारे में बताया होगा तो वो और कोई नहीं, कौन है? तुम्हारा पनेट और बैटसन है। दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा सेक्स लिंकेज। और सेक्स लिंकेज को पहली बार एक्सप्लेन करने वाला और कोई नहीं, कौन है? मॉर्गन है। और मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट कहाँ किया था? तो सभी जानते हैं, एक्सपेरिमेंट इन ड्रोसोफिला। इन्होंने ड्रोसोफिला में एक्सपेरिमेंट किया और प्रूव किया कि सेक्स लिंकेज भी एक फिनोमिना है, कैरेक्टर है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पस के लिए। एग्जाम में अलग लेवल के क्वेश्चन आते हैं लिंकेज से। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई। ठीक है, ये लिंकेज को तुम्हारा पनेट और बैटसन ने एक नाम से बोला था, जिसको हम कपलिंग एंड रिपल्सन फिनोमिना बोलते हैं। मतलब इस थ्योरी को, इस लिंकेज को इन्होंने कहा कपलिंग एंड रिपल्शन। मतलब दो जीन का एक दूसरे के पास होना या फिर दूर है तो उनके बीच में क्या रहेगा? रिपल्सन रहेगा। और इसी को हम कहते हैं क्या? कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी, या उसी को हम बोल सकते हैं लिंकेज। ठीक है, तो देखो ये तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया लिंकेज का, मगर इतने से तो काम नहीं चलेगा। लिंकेज के लिए तो और भी ज़्यादा हमको डिटेल देखना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अपन डिटेल देख लेते हैं आपके लिंकेज का। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे कि लिंकेज का मतलब होता है दो जीन के आसपास का ड्यूरेशन यदि कम है, मतलब उनके बीच में लिंकेज बहुत अच्छा है, उनके बीच में रिलेशन बहुत अच्छा है, वो लोग एक साथ एक्सप्रेस होने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं, इसीलिए उनका लिंकेज जो है वो हाई होता है। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं कि एक अपन डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाते हैं और उसमें अपन लिंकेज को रखते हैं हाई। तो चलो एक केस बनाते हैं। इन केस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस, ये एक केस बना लेते हैं। और यहां पे मैं नोट कर देता हूं, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट,
इन डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंट और शॉर्ट बैंड में क्या रिजल्ट आएगा, और इन द केस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस हमारा लिंकेज का रिजल्ट क्या आएगा उसको देख लेंगे। ठीक है, मान लो ये दो हमारा क्रोमोसोम है, दोनों के बीच में प्रॉपर लिंकेज बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल ए है, यहाँ पे कैपिटल बी है, यहाँ पे स्मॉल ए है, यहाँ पे स्मॉल बी। ठीक है, ऐसा रख दो, या तो ऐसा रख दो एक में ही कैपिटल कैपिटल रख दो, इसको हटाओ, एक में ही कैपिटल रख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैपिटल ए कैपिटल बी, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा स्मॉल ए स्मॉल बी। अब भाई इनके बीच में क्या है, लिंकेज तो ज़्यादा है, लिंकेज ज़्यादा है मतलब दोनों एक साथ ही एक्सप्रेस होंगे। तो इनका एक्सप्रेशन क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ए कैपिटल बी बनेगा और स्मॉल ए स्मॉल बी बनेगा। क्या ये दोनों पेरेंटल टाइप है? इसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंटल टाइप बोलेंगे। मतलब अपने पेरेंट्स के जैसा रिजल्ट बनना पेरेंटल टाइप कहलाता है। और पेरेंट्स से हट करके कुछ नए वैरायटी का सिंथेसिस जो है वो कहलाता है नॉन पेरेंटल टाइप। जैसे यहाँ पे देखो सेम कंडीशन रहेगा, ये देखो 1 2 3 4, ये इंडिपेंडेंट है पूरे ना, ये पूरे के पूरे जो है वो इंडिपेंडेंट है। मान लेते हैं यहाँ पे कैपिटल ए है, यहाँ पे स्मॉल ए है, यहाँ पे कैपिटल बी है, यहाँ पे स्मॉल बी। अब इसका सेग्रीगेशन होने का लेवल बहुत अलग अलग हो सकता है। दिख रहा, ये वाला इसके साथ एक्सप्रेस होगा, फिर ये वाला इसके साथ एक्सप्रेस होगा। ठीक है, दो हो गया कैपिटल ए का, देखो कैपिटल ए बनेगा, कैपिटल बी बनेगा, और कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी बनेगा। ठीक है, अब इस वाले को मिलाओ, इसको मिलाओ इसको साथ, तो स्मॉल ए कैपिटल बी, फिर इसको मिलाओ इसके साथ, तो ये क्या बनेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी। अब देखो ये वाला और ये वाला कैसा है, पेरेंटल टाइप है। ये दोनों क्या है, पेरेंटल टाइप। और ये जो है कैपिटल ए स्मॉल वाला, इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट टाइप। रिकॉम्बिनेंट टाइप या नॉन पेरेंटल टाइप भी बोलेंगे, नॉन पेरेंटल टाइप एनटीपी बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये बोल रहा हूँ मैं कि लिंकेज यदि नहीं होगा तो उनके बीच में वैरायटी प्रोड्यूस होगी, और वैरायटी प्रोड्यूस होना मतलब उस पॉपुलेशन के लिए बहुत अच्छा साइन है कि वो स्टेबल रहेगा। मगर जब हम बात करते हैं लिंकेज का, तो लिंकेज के कंडीशन में यहाँ पे दोनों जीन के बीच में डिस्टेंस बिल्कुल नहीं है ना, गैप नहीं है, बिल्कुल भी एकदम एक दूसरे के क्लोज है। तो इस कंडीशन में जो तुम्हारा जीन है वो सिर्फ कैपिटल ए कैपिटल बी बनाएगा और स्मॉल ए स्मॉल बी बनाएगा, और बोल सकते हैं ऑल आर पेरेंटल टाइप। सब के सब क्या है, पेरेंटल टाइप। मतलब यदि अब यहाँ पे समझना, यदि मैं बात करूं स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज की बात करूं, तो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन इनटू 1 अपॉन क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर को हम एक और नाम से जानते हैं, नोट कर लेना, रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, देख लो डिस्टेंस बिटवीन जीन और क्रॉसिंग ओवर दोनों डाउन साइड है। ठीक है, और स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज को यदि मैं यहाँ पे ऐसा रखूँ, इसके नीचे 1 रख दूँ, तो ये अपसाइड है। अपसाइड होने का मतलब ये यहाँ पे ये क्लियर होता है, क्या क्लियर होता है कि पहला कंडीशन, लिंकेज हाई होगा मतलब डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस लो होगा, और डिस्टेंस लो होगा मतलब उनके बीच में जो क्रॉसिंग ओवर है वो भी क्या होगा, कम होगा। मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर। एक केस हो गई। सेकेंड केस बनता है कि यदि ये लिंकेज यदि कम है, मतलब ये हो जाएगा कि डिस्टेंस ज़्यादा है प्लस क्रॉसिंग ओवर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दो कंडीशन बन गया। ठीक है, तीसरा कंडीशन है टेम्परेचर। यदि तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो वैरायटी भी बढ़ती है, मतलब क्रॉसिंग ओवर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और भी है जैसे एक्सरे है,
एज है, फीमेल है, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा। हमने देखा है इकोलॉजी में जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि फीमेल में ज़्यादातर वेरिएशन होता है क्योंकि उसमें पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होते हैं, मगर मेल में यदि हम मेल की बात करें तो मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होने के कारण उनमें वैरायटी कम हो जाती है। अब यहाँ पे देखो एक्सरे दिया है भाई, एक्सरे तो म्यूटाजेनिक है, म्यूटेशन कॉज करता है, म्यूटेशन कॉज होने से क्या होगा, वेरिएशन आएगा, तो इससे तो क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज हुआ। ठीक है, एज के बढ़ने से क्रॉसिंग ओवर जो है वो कम हो जाता है। इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं ना कि भाई 30 के एज में एक बेबी कर लेना चाहिए, ताकि बाद में जब उनके बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी जनरेट हो जाए तो उस कंडीशन में बेबी की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। अब यदि मैं बात करूं फीमेल का, तो फीमेल में पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है, इसीलिए इसका जो क्रॉसिंग ओवर है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये बात बन जाती है। जहाँ जहाँ क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा दिख रहा है वहाँ पे मान के चलना डिस्टेंस भी क्या है, हाई है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, हाई है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, हाई है। ठीक है, बस हाँ यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, लो है। क्लियर हुआ पॉइंट, है ना। तो ये लिंकेज के क्या हो गए, टर्म्स एंड कंडीशन हो गए। अब इसमें बहुत सारे वही है भाई, लिंकेज ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ का जो लिंकेज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड 1 अपॉन क्रॉसिंग ओवर। मतलब जितना ज़्यादा लिंकेज को बढ़ाना चाहोगे उनके बीच में उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सिमिलैरिटी बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिंकेज के स्ट्रेंथ को रिड्यूस करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, 2-4 एग्जाम्पल हमने मेंशन कर दिया है। ठीक है, चलिए अब बात आती है लिंकेज में, सबसे पहले आता है टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ लिंकेज क्या होता है, हमको यही कवर करना था। तो भाई टाइप्स ऑफ लिंकेज को अब यहाँ पे समझना ना, लिंकेज मतलब तुमने कहा कि जीन के बीच में डिस्टेंस की बात, या फिर तुम बोल सकते हो लिंकेज मतलब बोल दो रिलेशन बिटवीन टू जीन, रिलेशन बिटवीन टू जीन या फिर जीन के बीच में रिलेशन। ठीक है, अब ऐसे जीन जो ऑटोसोम में प्रेजेंट होंगे उनको हम बोलेंगे ऑटोसोमली लिंक्ड जीन, और जो सेक्स क्रोमोसोम में होंगे उनको बोलेंगे अपन सेक्स लिंक्ड जीन बोलेंगे। समझना, अ जीन which are present in autosomes, कुछ जीन ऐसे होंगे जो ऑटोसोम में प्रेजेंट होंगे और कुछ जीन ऐसे होंगे, अ जीन which are present in सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो दो तरह की कैटेगरी होगी, ऐसे जीन जो ऑटोसोम में प्रेजेंट होंगे और ऐसे जीन जो सेक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो जो ऑटोसोम में प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल, ऑटोसोमल लिंक्ड जीन के नाम से इसको जानेंगे। जो ऑटोसोम में होगा वो कहलाएगा ऑटोसोमल लिंक्ड जीन या ऑटोसोमल लिंकेज बोल देंगे। लिंक्ड जीन बोलो या लिंकेज बोलो, दोनों का एक ही मीनिंग निकलता है। जो जीन सेक्स क्रोमोसोम में होंगे वो कहलाएगा सेक्स लिंक्ड जीन कहलाएगा। तो ऑटोसोम में तो बहुत सिंपल सा है भाई, ऑटोसोमल जीन से यदि मैं इसी में डिजीज की बात करूं तो दो चीजें आगे हम पेडिग्री में पढ़ेंगे, उसके पहले तुम समझ लो ऑटोसोमल लिंक्ड जीन मतलब ऐसे जीन जो ऑटोसोम में रहते हैं। अब मान लो किसी पर्सन में वो जो ऑटोसोम में जिस जीन को रहना चाहिए वो वहां पे नहीं है, नहीं है मतलब उसकी कमी है, तो उस कंडीशन में डिसऑर्डर कॉज करता है, उसको मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो देख लिया अच्छे से, केयरफुली देखिए इसको। आई होप की चीज़ें जो है आपको समझ में आ रही है, एकदम सिंपल सा है। लिंकेज क्या है तो बोलेंगे भाई रिलेशन बिटवीन दी जीन्स को अपन लिंकेज बोलते हैं। यदि इसके पहले स्लाइड में जो हमने देखा था कि ये तो भैया कलेक्टिव इनहेरिटेंस ऑफ जीन है जिसको हम लिंकेज कहते हैं। लिंकेज का मतलब ये है कि दो जीन एक दूसरे के क्लोजली एसोसिएटेड होंगे तो उनका लिंकेज ज़्यादा है,
और जो जीन डिस्टेंस में प्रेजेंट होंगे उनके बीच में लिंकेज क्या है, कम है। ये तो एकदम बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है दुर्गा जी? ठीक है, तो अच्छे से देख लेना। सपना सेठिया जी देख लेना आप लोग। तो ये देखो, ये जो चीज़ें हैं वो आपको एकदम से क्लियर हो गया। अब देखो, ऑटोसोमली लिंक्ड जीन दो तरह के हो सकते हैं। एक तो डोमिनेंट जीन हो सकता है, और डोमिनेंट जीन आपको पता है जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है, और एक जो है वो रिसेसिव जीन हो सकता है। यदि किसी पर्सन में ऑटोसोम में रहने वाला जीन यदि डिलीटेड है, एब्सेंट है, तो उससे कोई ना कोई डिजीज जनरेट होगा। उस डिजीज को हम बोलते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज बोलेंगे। ठीक है, ऐसा जीन जो ऑटोसोम में प्रेजेंट है और उस ऑटोसोम में अभी वो क्या है, एलिमिनेटेड है या डिलीटेड है, एब्सेंट है, तो उस कंडीशन में डिजीज होगा उसको बोलेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। और सेम यदि यही केस यदि रिसेसिव जीन के लिए हो जाए तो इसको हम बोल देंगे ऑटोसोमल रिसेसिव जीन कहेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो ऑटोसोमल डिजीज दो हो गए, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव जीन। इसको हम आगे चल के कवर करेंगे चीजों को, बट अभी फिलहाल हमको इसके सिर्फ नाम को देखना है। अब देखो, सेक्स लिंक्ड जीन मतलब ऐसा जीन जो सेक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट हो उसको हम सेक्स लिंक्ड बोलते हैं। और भाई सेक्स लिंक्ड जीन या क्रोमोसोम तो दो है, एक तो एक्स है और एक क्या है, वाई है। तो एक्स क्रोमोसोम में जो जीन प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे एक्स लिंक्ड जीन, और जो वाई क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे वाई लिंक्ड जीन बोलेंगे। ठीक है, जो यहां पे एक्स लिंक्ड जीन है मतलब अ जीन which are present in X chromosome, उसको हम बोलेंगे एक्स लिंक्ड जीन। और इसी एक्स लिंक्ड जीन को एक्चुअल में हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड। यही सही मायने में सेक्स लिंक्ड है, क्योंकि वाई का ज़्यादा यहाँ पे रोल नहीं है। इतना याद रखना कि वाई क्रोमोसोम में दो एग्जाम्पल रहते हैं, एक तो तुम्हारा TDF या फिर SRY जीन जो कि मेलनेस को प्रमोट करता है, मेल में स्पेशली प्रेजेंट होगा क्योंकि वाई क्रोमोसोम में है। और जो सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे वाई लिंक्ड जीन का वो है हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइकोसिस, यह हाइपर ट्राइकोसिस क्या है? तो आपने देखा होगा जो हमारे दादा लोग होते हैं, तो दादा लोग के कानों में बहुत सारा हेयर लगा रहता है, बहुत ज़्यादा हेयर रहता है, घना रहता है, यहाँ से उगा रहता है। तो ये क्यों होता है? तो वाई क्रोमोसोम के कारण होता है। कभी किसी लेडीज, ओल्ड लेडी को आपने देखा है जिसके कानों में बहुत ज़्यादा हेयर हो? नहीं देखा है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो हाइपर ट्राइकोसिस है दैट इज दी एक्सेसिव हेयर ऑन ईयर, और ऐसा कंडीशन उन्हीं में होगा जिनके पास वाई क्रोमोसोम होते हैं, और वाई क्रोमोसोम मेल में होते हैं, इसलिए कैरेक्टर भी कहाँ होगा, मेल में प्रेजेंट होगा। तो हाइपर ट्राइकोसिस का मतलब हो जाएगा एक्सेसिव हेयर ऑन ईयर। ठीक है, ईयर में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रेजेंट होगा, हेयर प्रेजेंट होगा, उसको अपन बोलेंगे वाई लिंक्ड जीन, जिसके दो एग्जाम्पल हैं, एक है हाइपर ट्राइकोसिस और दूसरा एग्जाम्पल है TDF या फिर सॉरी जीन के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, और जो एक्स लिंक्ड जीन है मतलब आप बोलेंगे कि ऐसा जीन जो एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट हो उनको हम कहेंगे क्या, एक्स लिंक्ड जीन, या इसी को हम कह देंगे सेक्स लिंक्ड जीन। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ लिंकेज। एक बात और यहीं पे ऐड कर लेना, वाई क्रोमोसोम में ऐसा जीन which are present
विच आर प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम, उन जीन्स को हम बोलते हैं होलैंड्रिक जीन। ऐसा जीन जो सिर्फ और सिर्फ वाई क्रोमोसोम में प्रेजेंट हो, ऐसे जीन ऑफ पेयर को हम कहते हैं होलैंड्रिक जीन। सेट एग्जाम में, ये आई थिंक सीजी सेट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि वाई क्रोमोसोम में जो जीन प्रेजेंट होते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत सिंपल सा आंसर था, होलैंड्रिक जीन की तरह उसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ लिंकेज। जो हमको डिटेल स्टडी करना है वो है हमारा एक्स लिंक्ड जीन है। ठीक है, तो भाई ये एक्स लिंकेज होता क्या है, तो तुमने कहा कि ऐसे जीन जो कि एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं उनको हम एक्स लिंक्ड जीन या फिर एक्स लिंकेज के नाम से जानते हैं। तो चलो यहाँ पे लिख देता हूं एक्स लिंक्ड जीन। जितने भी एग्जाम्पल हम यहाँ पे नोट करेंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हर एग्जाम में, नीट एग्जाम में, पीजीटी एग्जाम में, सीसीआर नेट एग्जाम में, सीजी सेट एग्जाम में, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो अपने टारगेट को ऐसे सेट करें कि जो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं उसको हम पहले कवर करें। ठीक है, और यहाँ से एक भी क्वेश्चन जो है मिस ना हो, इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपके एक्स लिंक्ड जीन का, इसको मैं रख देता हूं एग्जाम्पल नंबर 1। और एग्जाम्पल नंबर 1 है ड्रोसोफिला आई कलर। ड्रोसोफिला का जो आई कलर होता है, ड्रोसोफिला आई कलर इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिंकेज। मतलब इनका जो आई कलर होता है, उनके जो जीन्स होंगे वो एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। अब ड्रोसोफिला में जो आई कलर है वो दो है जिसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक है रेड आइड कलर और एक है वाइट आइड कलर। ठीक है, रेड आई कलर कैसा है तो बोल देंगे डोमिनेंट है। कैसा है? डोमिनेंट। और वाइट आई कलर कैसा है तो सिंपल सी बात है, रिसेसिव है। और रेड आई वाइट आई कैसे बनता है? बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन कहाँ होता है तो एक्स क्रोमोसोम में। मतलब ये जीन कहाँ प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। क्लियर है दुर्गा जी? अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा इसको। अब यहाँ पे देखो कि जो व्हाइट आई कलर है ना, ये हमारा क्या है? रिसेसिव है। इसको कैसे मेंशन करते हैं तो स्मॉल डब्ल्यू से मेंशन करते हैं। स्मॉल डब्ल्यू, ये याद करना है। और जो रेड आई कलर है इसको हम मेंशन करते हैं प्लस से। कैसे मेंशन करते हैं? प्लस से। ये डब्ल्यू और प्लस कैसे जीन है? एक्स लिंकेज जीन है। दैट मीन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होंगे, वाई क्रोमोसोम में प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, अब समझना, मैं यहाँ पे एक केस बना रहा हूँ, ड्रोसोफिला बना रहा हूँ। ड्रोसोफिला के कुछ कंडीशंस मैं रख रहा हूँ। फीमेल ऐसा होगा, चलो फीमेल में प्लस प्लस कर देता हूँ। एक फीमेल में प्लस और दूसरे में ना डब्ल्यू कर देता हूँ। ये दो कंडीशन आ सकता है। ठीक है, अच्छा दूसरा कंडीशन मेल में करते हैं, एक्स और वाई। एक्स में ही होगा, या तो एक्स में प्लस होगा या तो एक्स में डब्ल्यू होगा और ये वाई होगा। ये 4 कंडीशन बनेंगे। इनका नाम क्या रखेंगे उसको बताओ तुम लोग। ये देखो, एक्स में प्लस, एक्स में प्लस, फीमेल है तो क्या होगा? होमोजाइगस। होमोजाइगस रेड आई कलर है, रेड आई कलर है। चलो नीचे वाले को देखो, इसमें प्लस भी है, डब्ल्यू भी है। तो इस ड्रोसोफिला का कलर क्या होगा? तो डब्ल्यू तो रिसेसिव है, डोमिनेंट कौन है? रेड कलर है। मगर क्या दोनों जीन सेम है? क्या नहीं है। तो दोनों जीन जब सेम नहीं है तो इसको होमोजाइगस नहीं बोलेंगे, अब बोल देंगे इसको क्या? हेट्रोजाइगस है।
बट अभी भी रेड आइड कलर है, अभी भी रेड आई कलर्ड है। ठीक है, देखो अब ये वाई क्रोमोसोम, एक्स और वाई आ गया, तो भाई मेल को क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस नहीं बोलते, याद रखना कभी भी। मेल कभी भी हेट्रोजाइगस नहीं हो सकता, मेल या तो होगा हेमीजाइगस। तो हम मेल के लिए यहां पे वर्ड यूज कर देंगे हेमीजाइगस। ठीक है, हेमीजाइगस है, कौन सा आई कलर है? तो प्लस है, प्लस का मतलब क्या है? रेड है। हेमीजाइगस रेड आई कलर्ड। और ये वाला भी कैसा होगा? हेमी ही होगा। हेमीजाइगस व्हाइट आई कलर। ठीक है, हेमीजाइगस व्हाइट आई कलर। ये हो गया तुम्हारा 4 कंडीशन ड्रोसोफिला के। ये सभी जीन कहाँ हैं? तो एक्स लिंकेज में है, एक्स क्रोमोसोम में है, इसीलिए इसको एक्स लिंक जीन या फिर एक्स लिंकेज के नाम से जानते हैं। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं? तो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है। क्या क्वेश्चन आता है? चलो ऐसा बोलेगा, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ रेड आइड मेल ड्रोसोफिला व्हेन क्रॉस बिटवीन, मतलब तुमको उस बच्चे का परसेंटेज बताना है जिसके आंखों का कलर रेड हो और मेल हो। जब क्रॉस हो किसके बीच में? तो मान लेते हैं, देखो अब यहाँ पे तुमको नहीं बताएंगे कि उसके पास जीन क्या है, वो नाम बताएंगे तुमको। जैसे हेट्रोजाइगस रेड आई कलर है, देखो हेटेरोजाइगस रेड आई कलर फीमेल है ना, फीमेल। when a cross between heterozygous red eye color में female and white eye color मेल। ठीक है, इनके बीच में क्रॉस होगा तो क्या परसेंटेज होगा तुम्हारे ऐसे ड्रोसोफिला का जिसका आंखों का कलर कैसा हो? रेड हो, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो चलो बना के देखते हैं। पहले तो ये बता दो क्या क्या है, उसको देख लो पहले। रेड आई मेल है, रेड आई मेल कैसा दिखता है भाई? तो हेमीजाइगस रेड आई मेल है, वो ऐसे दिखेगा, इसमें दिक्कत ही नहीं है। तो मेल है क्या? एक्स का प्लस और वाई, इनका क्रॉस हो रहा है, किससे हो रहा है भाई? हेट्रोजाइगस रेड आई कलर फीमेल से। हेट्रोजाइगस रेड आई कलर फीमेल से ये है, इसका क्रॉस एक्स का प्लस एक्स का डब्ल्यू से हो रहा है। ठीक है, इनके बीच में हमको क्या करना है? क्रॉस करना है। तो चलो नेक्स्ट पेज में क्रॉस करके देखते हैं कैसे बनता है। एक्स प्लस वाई है और एक्स प्लस एक्स डब्ल्यू है। ठीक है, तो ये देखो एक्स प्लस वाई का क्रॉस हम किससे करा रहे हैं? एक्स प्लस एक्स डब्ल्यू से करा रहे हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सा क्या बनेगा? पनेट स्क्वायर बनेगा, इसको सीख जाओ बहुत अच्छे से। ये लो, यहां से हमने लिया x का प्लस और ये y, ये जो है उसको यहां पे पुट कर दिया। इसको पुट करो इधर, x का प्लस और x का w पुट कर दिए। ठीक है, अब देखो ये x का प्लस ये x का प्लस दोनों मिल जाएंगे तो बन जाएगा x का प्लस x का प्लस, ये x का प्लस और ये y, तो x का प्लस और y। यहाँ देखो x का w, मगर यहाँ प्लस पहले है तो प्लस को पहले में नोट कर लेंगे, x का प्लस और x का w, और यहाँ हो जाएगा x का w और y। ये बन गए ट्रेड्स, बन गए, बच्चे बन गए। अब तुमको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी को सामने में नोट कर लो। क्या पूछा? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेड आई कलर्ड मेल? परसेंटेज ऑफ रेड आई कलर मेल। ढूंढो कहाँ है रेड आई कलर मेल।
तो मेल का सेक्शन तो ये है भाई, 2 मेल है, 2 मेल में से एक मेल में प्लस है जो कि रेड होगा, और एक मेल में यहाँ पे देखो डब्लू है, मतलब ये क्या होगा, वाइट होगा। सिंपल। तो तुमको ऐसा दिख रहा है कि एक है, कितने बच्चों में, 4 बच्चों में, तो तुम ऐसा सोचोगे 1/4, तो आंसर आ जाएगा 1/4, मतलब 20%, 25% आ जाएगा। ठीक है ना। 1/4 कैसे निकालते पता है कि नहीं? यदि एक बच्चा है रेड कलर में आउट ऑफ 4 में, तो 100 से इंटू कर दो, 4 25 जा 100 आ गया, तो 25% आ जाएगा। मगर ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा भाई, तुमको जो पूछा उसको देखो अच्छे से, तुमको पूछा है मेल, और मेल कितने हैं हमारे पास, 2 है भाई। 4 कंडीशन में से 2 मेल है, तो हम 2 ही लिखेंगे यहाँ पे, 4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि बाकी 2 फीमेल है। अब यहाँ पे देखो 1/2 आ गया, तो 1/2 का मतलब होता है 50%, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है। अब देखो, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेड आई कलर्ड चाइल्ड, ऐसी बोला यदि रेड आई कलर्ड चाइल्ड, रेड आई कलर्ड चाइल्ड। अब यहाँ पे मेल फीमेल आपसे नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है चाइल्ड। तो भाई 4 बॉक्स में 4 चाइल्ड है, तो 4 लिख दो। रेड आई ढूंढो, ये प्लस वाला रेड आई है ना, ये भी रेड आई है, और ये भी रेड आई है, 3 रेड आई है, तो 3/4 हो जाएगा। दैट मीन्स आपका परसेंटेज आएगा 75% आ जाएगा आंसर। ऐसे ही तुम कुछ भी निकाल सकते हो, जो भी आपको दिया हो, बस वैल्यू आपको सही पुट करना है कि कौन मेल कौन फीमेल, और कौन से मेल फीमेल में किस तरह के जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, उसको आप यदि सही तरीके से मेंशन करते हो, तो आपका ये जो कंडीशन है वो आपसे बन जाएगा। ठीक है। यदि इसको समझ गए तो सेम टू सेम अब ना एक डिजीज को पढ़ते हैं, जो कि एक्स लिंकेज का ही एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि मैं इसको कंसिडर करूं तो मैं तो बोल दूंगा भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, जिसका नाम है हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। ठीक। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं तुम लोग, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस जो है, अच्छा यहाँ पे अपन ऐसा एरो भी खींच सकते हैं ना, यस, बन जाएगा। चलो भाई, एरो का यूज़ भी अपन ने कर लिया, इसको हटा देते हैं, बेकार लग रहा है। ठीक है। चलो, तो एक साइड पे देखो एक्स लिंकेज का दोनों एग्जांपल है ना, अच्छे समझना। एक्स लिंकेज का एग्जांपल एक डिजीज है जिसका नाम है हीमोफीलिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम के पेपर को निकाल के देखो, यहां से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। और दूसरा एग्जांपल है आपका कलर ब्लाइंडनेस। मतलब ये बेचारा अंधा नहीं है, इसको सिर्फ कलर जो है वो डिफ्रेंशिएट करने में मुश्किल होती है। और वो कौन सा कलर है, तो वो 3 कलर है, RGB, रेड ग्रीन एंड ब्लू। ठीक। तो हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस दोनों के दोनों एग्जाम्पल हैं एक्स लिंक्ड का, मगर कैसा है, रिसेसिव है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये भी कैसा है, तो ये भी बोलेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ये भी एक्स लिंक्ड क्या है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है। दोनों यदि रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो हम हीमोफीलिया को रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एच, स्मॉल एच। तो इसको क्या करेंगे, तो इसको भी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सी। यदि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है तो दोनों को स्मॉल सी स्मॉल एच से डिनोट करेंगे, और दोनों का कंडीशन सेम होगा। ठीक है। दोनों डिजीज बोथ आर सेम। यदि मैं डिजीज की बात करूं, तो एक जो है हमारा कॉमन पॉइंट बन जाएगा, जिसको मैं अलग से ऐसा नोट कर देता हूं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। यहाँ पे एक कलर लेते हैं कुछ नया सा, जो अच्छा सा दिखे। ठीक है।
तो देखो मैं बोला बोथ डिजीज आर सेम, बट एक इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? बट हीमोफीलिया जो है, हीमोफीलिया आर दी लीथल बट नॉट, अब कौन नॉट भाई? तो बट जो कलर ब्लाइंडनेस है, बट कलर ब्लाइंडनेस is not the example of, ये हमारा एग्जाम्पल नहीं है किसका? लीथल का। अब ये लीथल क्या है? तो अभी हमने पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज में लीथल जीन के बारे में जाना। ऐसा जीन जो होमोजाइगस कंडीशन में यदि किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो जाए तो उससे उस पर्सन की क्या हो जाती है? डेथ। उसको हम लीथल जीन के नाम से जानते हैं। तो याद रखना कि हीमोफीलिया जो है वो एक लीथल डिसऑर्डर है, मगर कलर ब्लाइंडनेस जो है वो लीथल डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है, चलिए भी बहुत अच्छी बात है। तो हीमोफीलिया, अब देखते जाना, हीमोफीलिया के लिए बात हो रही है तो ऐसा करते हैं, 4 कंडीशन बनाते हैं। मेरे ख्याल से 4 ही कंडीशन बनेगा। देख लेते हैं क्या क्या बन सकता है। एक एक्स और एक्स। अब बताओ, सिर्फ एक्स और एक्स लिखा हूं, ये कौन है? तो मैं बोलूंगा नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल फीमेल है। यदि मैं x के h और x कर दूं, h मतलब हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। जब तक ये रिसेसिव है, मतलब दोनों में नहीं आएगा तब तक, ऐसा x का h और x का h इस कंडीशन में नहीं आएगा तब तक डिजीज कॉज नहीं होगा। मतलब अब ये क्या है भाई? इसके पास तो एक h है, मतलब ये अफेक्टेड नहीं है, ये नॉर्मल है मगर कैरियर है। कैरियर क्या है? तो याद रखना नॉर्मल ही है वो, बट एक अफेक्टेड जीन को कैरी करके रखा है, इसलिए उसको कैरियर बोलते हैं। और नीचे जो है ये क्या है? तो अफेक्टेड है, बोल सकते हो, ये अफेक्टेड है। मेल की केस में बेचारे में तो बहुत एक ही बनता है, नाइंसाफी है। एक्स का एच और वाई, एक्स और वाई, यदि एक्स और वाई है तो वो मेल जो है वो नॉर्मल है, सिंपल। मगर एक एक्स में एच के आने से मेल क्या हो जाएगा? अफेक्टेड हो जाएगा। मेल अफेक्टेड हो जाएगा भाई, मतलब मेल को डिजीज कॉज हो जाएगा। तो मेल को जब डिजीज कॉज होगा तो मेल क्या कैरियर हो सकता है इन द केस ऑफ एक्स लिंक्ड डिजीज? तो द आंसर इज नो। ओके, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मेल में जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं वो सिंगल नंबर में प्रेजेंट होते हैं, और जिनमें सिंगल नंबर में प्रेजेंट होते हैं यदि उसी में हीमोफीलिया आ गया तो उसके बचने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। बट फीमेल में जो एक्स क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं वो 2 होते हैं, और 2 होने का मतलब ये है कि ये जो है वो हमारा एक में प्रेजेंट है तो कैरियर, और दोनों में प्रेजेंट है तब अफेक्टेड होगा। इसीलिए एक्स लिंक डिजीज में फीमेल कम अफेक्टेड होते हैं एज कंपेयर टू मेल। ठीक है, मेल के कंपैरिजन में ये जो है कम अफेक्ट होता है, जबकि एक नॉर्मल कंडीशन लेते हैं मेल में तो मेल जो है वो 50% अफेक्टेड है। देखो, एक ही चांस है जिसमें वो नॉर्मल हो सकता है, बाकी कंडीशन में वो क्या हो जाएगा? अफेक्टेड हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? ये अफेक्टेड हो जाएगा। सेम केस अब इधर बनाते, देखो कलर ब्लाइंडनेस के लिए एक्स और एक्स, मतलब ये क्या है? नॉर्मल फीमेल है, जैसे इधर है एक्स का सी और एक्स, तो देखो सी मतलब कलर ब्लाइंडनेस है, ये कैरियर है। ठीक है, एक्स का सी और एक्स का सी मतलब ये क्या है? अफेक्टेड है। सेम उधर जो हमने लिखा है वही सेम है। अब देखो एक्स का एच, एच नहीं सी, एक्स का सी और वाई, तो ये भी क्या है बेचारा? अफेक्टेड है। मगर एक्स और वाई कैसा है? तो मैं बोल दूंगा नॉर्मल है। आप और हम कैसे हैं? नॉर्मल हैं। मुझ में एक्स और वाई है, मैं नॉर्मल हूँ। आप में एक्स और एक्स है या एक्स और वाई है, आप भी नॉर्मल हो। मगर आप में जिस दिन एक सी आ गया तो आप कैरियर कहलाओगे,
2 सी आ गए तो आप कहलाओगे उसमें अफेक्टेड कहलाओगे। ठीक है, तो ये देखो ये कंडीशन हो गया भाई, ये हो गया आपका कंडीशन। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आता है, चाहे वो कलर ब्लाइंडनेस हो चाहे वो हीमोफीलिया हो, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक कपल के बीच में, मतलब 2 इंडिविजुअल के बीच में क्या हुई, शादी हुई। शादी किसके बीच में होगी भाई, तो एक तो चाहिए हमको मेल का क्रॉस होगा किसके साथ, फीमेल के साथ में। अब चलो बीमार किसको करना है उसको बताओ, किसी एक को अपन बीमार करते हैं। ठीक है, चलो फीमेल को कर लेते हैं। मान लो फीमेल के दोनों जीन में हीमोफीलिया है या फिर कलर ब्लाइंडनेस है, दोनों सेम केस है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो दोनों सेम केस। आप देखो इस फीमेल को क्या बोलूंगा बताओ आप, दोनों में एच है, मतलब ये अफेक्टेड फीमेल है, अफेक्टेड फीमेल है, इसमें कोई भी अफेक्शन नहीं है, कोई भी जीन नहीं है, मतलब ये क्या है, नॉर्मल है, और नॉर्मल के साथ साथ मेल है। चलो इनके बीच में क्रॉस करते हैं। कैसे क्रॉस करते हैं भाई, तो एक सिंपल सा आपको बॉक्स बनाना है। ठीक है, चलो नॉर्मल मेल को इधर लिख दो x और y, फीमेल को इधर लिख दो x का h, x का h। ठीक है, चलो मिला दो, बॉक्स को फिल करो। चलो x का h और ये नॉर्मल x, इधर देखो x का h और ये y, नीचे देखो x का h और x, यहाँ हो जाएगा x का h और y। ये बन गया कंडीशन। अब इसमें देख करके बताओ, क्या पूरे मेल, ये मेल और ये दोनों क्या हैं, अफेक्टेड हैं। मेल अफेक्टेड है मगर देखो फीमेल अफेक्टेड नहीं है। यहाँ देखो ये भी कैरियर है, ये भी कैरियर है, मतलब दोनों के दोनों, यदि मैं इसकी बात करूं या इसकी बात करूं तो दोनों के दोनों कैसे हैं, कैरियर हैं। मगर यदि इधर देखोगे मेल को, तो भाई मेल तो पूरा अफेक्टेड दिख रहा है मुझे, पूरा कैसा दिख रहा है, अफेक्टेड दिख रहा है। मतलब ये क्या ऐसा नहीं हुआ कि भाई फीमेल अफेक्टेड थी और फीमेल मम्मी अफेक्टेड थी इसलिए उसका बच्चा अफेक्ट हुआ है, ना कि उसकी बेटियां अफेक्टेड हुआ। देखो बेटियां जो है वो कैरियर है। इसका मतलब ये है कि जब भी सेक्स लिंक्ड जीन या सेक्स लिंक्ड डिजीज होते हैं, सेक्स लिंक्ड डिजीज जो होते हैं वो कैसा पैटर्न होता है, तो याद रखना क्रिस क्रॉस पैटर्न में होता है। अब ये क्रिस क्रॉस पैटर्न क्या है, तो भाई क्रिस क्रॉस पैटर्न का मतलब है यदि पापा अफेक्टेड हैं तो पापा से वो जाएगा बेटी में, और यदि माँ अफेक्टेड है तो माँ से जाएगा कहाँ, बेटा में। मतलब मेल से फीमेल में जाना और फीमेल से मेल में जाना क्या कहलाता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, तो जितने भी सेक्स लिंक डिसऑर्डर होते हैं वो क्रिस क्रॉस पैटर्न में ही होते हैं। ठीक है, अब इसको आप देखो, इस 4 रिजल्ट्स को देखो और बताओ चलो, परसेंटेज ऑफ अफेक्टेड चाइल्ड, अफेक्टेड चाइल्ड पूछ रहा है आपको ना, तो बेटा बताओ अफेक्टेड चाइल्ड पूछ रहा है, मेल और फीमेल आपसे नहीं पूछ रहा। तो मेल और फीमेल नहीं पूछ रहा, तो बच्चे कितने हैं यहाँ पे, 4 बच्चों में अफेक्टेड कितने हुए हैं, 1 और ये 2, तो 2/4 आ जाएगा, दैट मीन्स 50% हो जाएगा। यदि आपको सेम क्वेश्चन पूछा परसेंटेज ऑफ मेल अफेक्टेड चाइल्ड, तो देखो मेल कितने हैं पहले गिनो, मेल कितने हैं 2, ये 2 मेल में कितने मेल अफेक्टेड हैं, 2। हम फीमेल को इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि आपको पूछा क्या जा रहा है, मेल पूछा जा रहा है। तो मेल 2 है और 2 मेल्स, मतलब बोथ मेल्स आर अफेक्टेड फ्रॉम हीमोफीलिया, दैट मीन्स रिजल्ट आएगा 100% आएगा। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। सेम कंडीशन जो मैंने हीमोफीलिया के लिए बनाया है वही कंडीशन आपके कलर ब्लाइंडनेस के लिए भी होगा, बस H के जगह आपको क्या पुट कर देना है, C पुट कर देना है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं ना लेवल अप के क्वेश्चन एक बार ट्राई करता हूं आपसे, यदि बने तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप ये बना लिए तो मान के चलो कि आपका
जो नेट लेवल है उसके साथ साथ आप मतलब सेट लेवल के साथ साथ नेट लेवल को भी क्रैक कर लेंगे। ठीक है, क्या बोलता है यहाँ पे, एक सिंपल से क्वेश्चन बना रहा हूं। क्या क्वेश्चन बोलते हैं, अ नॉर्मल मेल मैरिड विथ a female whose mother was affected from color blindness. So what is the percentage of male affected child? ठीक है, क्या परसेंटेज है मेल अफेक्टेड चाइल्ड का? एक नॉर्मल मेल है, नॉर्मल के बाद मेल नहीं लिखा हूं, नॉर्मल मेल है। ठीक है, तो चलो नॉर्मल मेल कैसा है, एक्स और वाई का क्रॉस हम करा रहे हैं, एक फीमेल से करा रहे हैं। देखो फीमेल से करा रहे हैं, बट हमको ये नहीं पता है कि फीमेल जो है वो नॉर्मल है, अफेक्टेड है कि कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो मान लो इसकी, भाई तुमको क्या पता है, जिसकी मम्मी मदर वॉज अफेक्टेड फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, मम्मी का जीन कैसा है, एक्स और एक्स। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि मम्मी का जीन अफेक्ट करने आता है किसको, बेटे को। मतलब एक अफेक्टेड मम्मी से एक नॉर्मल बेटी प्रोड्यूस हो सकती है, होती ही है। कैसे समझो, फीमेल के पास एक्स का सी है उसके मम्मी के पास। अब जब उसके मम्मी से एक बेटी आती है तो उसके बेटी के पास मम्मी से एक एक्स जीन जाएगा। चलो ये देखो, ये दोनों में से एक जाएगा, चलो एक को दे दो। ठीक है, यहां हो जाएगा एक्स का सी हो जाएगा। ठीक है, मगर ये जो सेकेंड एक्स है ये वाला, वो मम्मी से तो नहीं आएगा, वो पापा से आएगा, क्योंकि 50% जो जीन होते हैं वो मम्मी से आते हैं और 50% जीन जो है वो पापा से आते हैं। मतलब वो स्पर्म से एक्स आया होगा और ओवम से एक्स का सी आया होगा। इससे पता चला कि जो फीमेल है वो कैसी है, कैरियर है। ठीक है, अब ये हमको आसान हो गया। हमने यदि इसको ट्रेड बना लिया है तो ट्रेड बनाने के बाद हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ लिख दो एक्स का वाई, यहाँ एक्स का सी और ये एक्स, एक्स का सी एक्स, एक्स का सी वाई, एक्स और एक्स, एक्स और वाई। क्या पूछा है, अफेक्टेड मेल चाइल्ड। तो मेल कितने हैं यहाँ पे देखो, भाई मेल को सबसे पहले ट्रैक करो, ये मेल है, उधर वाले को देखो ही मत, जो पूछा है उसको देखो बस। ये दोनों हमारे मेल आते हैं भाई, उधर वाला नहीं है। तो मेल कितने हैं आपके पास, दो है। मेल का नंबर कितना है, 2। और अफेक्टेड कितने हैं, ये अफेक्टेड है, ये नॉर्मल है, एक बच्चा अफेक्टेड है, दैट मीन्स 1/2, और 1/2 का आंसर आता है 50%। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, डील करना है। तो देखो टोटल 3 एग्जांपल्स हो गए, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ड्रोसोफिला का आई कलर हो गया। ठीक है, अब इसी में क्या करना, अपने नोट्स में कुछ और चीज़ें ऐड कर लो। क्या चीज़ें ऐड करना है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। एक बार वापस जा रहा हूँ आपके कंटेंट में जहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया आपने लिखा है। ठीक है, हीमोफीलिया को एक और नाम से जानते हैं, ब्लीडर्स डिजीज बोलते हैं। भाई हीमोफीलिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर मिसिंग होता है, और क्लॉटिंग फैक्टर के मिसिंग होने के कारण जब उस हीमोफीलिया अफेक्टेड पर्सन को कट लगता है तो क्लॉटिंग नहीं होता, कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग से उसकी डेथ हो जाती है। इस तरह की डिजीज को हम क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया बोलते हैं। इसीलिए हीमोफीलिया एक ब्लीडर डिजीज के नाम से जानते हैं। कलर ब्लाइंडनेस जो है वो 3 एग्जांपल्स है बेटा,
3 एग्जाम्पल्स है, तीनों एग्जाम्पल को नोट कर लेना। प्रोटेनोपिया नाम है ना, प्रोटेनोपिया, एक नाम हो जाएगा प्रोटेनोपिया, एक हो जाएगा ड्यूटेरेनोपिया और एक ट्राइटेनोपिया। ड्यूटेरेनोपिया और एक का हो जाएगा ट्राइटेनोपिया। ठीक है, तो टोटल आपके कितने हो गए, 3 कंडीशंस हो गए, प्रोटेनो, ड्यूटेरेनो एंड ट्राइटेनो। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो RGB, इस सीक्वेंस को नोट कर लो, RGB, RGB। प्रोटेनोपिया वो कलर ब्लाइंडनेस है जिसमें रेड कलर को डिस्क्रिमिनेट करने का पावर नहीं होता। ड्यूटेरेनोपिया में ग्रीन कलर को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, और ट्राइटेनोपिया में बी मतलब ब्लू कलर को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। जैसे आपका आंख कमजोर हो जाता है तो उसके लिए हम चेकअप करते हैं, आई चेकअप करते हैं, वैसे ही कलर ब्लाइंडनेस को चेक करने के लिए एक चार्ट आता है जिसको बोलते हैं इशिहारा चार्ट बोलते हैं। ये खाने वाला चार्ट नहीं है, ये बनाने वाला चार्ट है। ठीक है, तो इशिहारा चार्ट से हम ट्रैक करते हैं किसको, टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस को, और यहाँ से आपका कलर ब्लाइंडनेस और आपका हीमोफीलिया के टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। ठीक है, एक और ऐसा करते हैं, कुछ और भी एग्जांपल है बहुत सारे सेक्स लिंकेज के। कौन कौन से एग्जांपल है उसको नोट कर लो। एग्जांपल में आएगा, तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है अदर एग्जांपल ऑफ एक्स लिंक्ड। एक्स लिंक्ड के अदर एग्जांपल्स क्या क्या हैं, तो एक तो है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस ये आपका एग्जाम्पल है। ये कैसा डिजीज है, एक्स लिंक्ड है और वो रिसेसिव है ना, R मतलब रिसेसिव, D मतलब डोमिनेंट। दूसरा है आपका डचन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, डचन, DUCHENN, डचन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और ये भी तुम्हारा रिसेसिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे एग्जाम्पल यदि नोट करोगे तो स्यूडो रिकेट्सिया। स्यूडो मतलब फॉल्स होता है, रिकेट्सिया का स्पेलिंग आ जाएगा रिकेट्सिया, रिकेट्सिया। ये जो है वो डोमिनेंट डिसऑर्डर है। ठीक है, और लास्ट एक एग्जांपल और नोट करो, डिफेक्टिव इनेमल ऑफ टीथ। डिफेक्टिव इनेमल ऑफ टीथ। ठीक है, टोटल ये हो गए 4 अदर एग्जांपल्स। यदि 4 इस एग्जांपल को ऐड करते हो तो एक्स लिंक डिजीज के टोटल 7 एग्जांपल हो गए। ड्रोसोफिला का आई कलर, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, डायबिटीज इंसिपिडस, डचन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्यूडो रिकेट्स और डिफेक्टिव इनेमल ऑफ टीथ। ये पूरे एग्जाम्पल हैं एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर के। दैट मीन्स इनके जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको एक्स लिंक्ड जीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने आपका सेक्स लिमिटेड, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड हमने कवर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसी लिंकेज का हम नेट लेवल जाएंगे, जिसमें मैं क्रॉसिंग ओवर पढ़ाऊंगा। 2 जीन 3 जीन के बीच में क्रॉस कैसे होता है, लिंकेज के क्या क्या कंडीशंस होते हैं, उसको अपन देखेंगे। ठीक है, एक ना अपने कॉपी में, अच्छा वो तो बता चुका, मतलब कि लिंकेज, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड 1 अपॉन क्रॉसिंग ओवर। जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर, जितना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर उतना ज़्यादा वेरिएशन क्रिएट होता है, जितना कम डिस्टेंस उतना ज़्यादा लिंकेज, जितना ज़्यादा लिंकेज उतना ही ज़्यादा सिमिलैरिटी शो होता है। तो ज़्यादा बेहतर क्या है, तो डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस से वेरिएशन होता है और वेरिएशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके नेट लेवल पे बहुत अच्छा वेटेज शो करता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो चलिए, तो
आज के लिए हम इतना ही कवर करते हैं। बाकी के टॉपिक्स को हम कल कवर करेंगे इसी एनर्जी एंड बूस्टअप के साथ। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि डेली वन वीडियो आप डाउनलोड करें, हाई कॉन्फ़िगरेशन में डाउनलोड करें, आपका 1 GB यहाँ पे यूटिलाइज होगा। और डेली एक वीडियो का टारगेट रखें, एक वीडियो आपको देखना है और उसके नोट्स बनाने हैं। जैसे ही हमारे सीजी सेट का डेट आएगा तो हम वीडियो को और ज़्यादा बढ़ाएंगे और भी ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एमपी सेट का डेट आ चुका है तो जितना ज़्यादा हो सके आप कंटेंट को कवर करेंगे, और महाराष्ट्र सेट का भी डेट जो है वो आ चुका है। तो आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि आप अदर एग्जाम की भी तैयारी करें। यदि आप सेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो तीनों सेट को टारगेट करेंगे, चाहे वो एमपी सेट हो, चाहे वो महाराष्ट्र का सेट हो, या वो छत्तीसगढ़ का सेट हो। और सेट एग्ज़ाम के बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नेट एग्ज़ाम का भी फॉर्म फिल करें और नेट एग्ज़ाम को भी दिलाएं। आपको पता चलेगा कि हमने कौन से क्वालिटी का एजुकेशन आपको दिया है और आपका कौन सा एग्ज़ाम जो है क्रैक होता है। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं इसी टाइम इसी एनर्जी के साथ।